एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। और वी आर लाइव नाउ। और फटाफट एक बार जो है क्लास को शेयर कर दो, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी जो हैं हमारे साथ जुड़ पाएं। और बाइनोमियल को लेकर आज क्लास होने वाली है और ये हमारी बाइनोमियल पे थर्ड क्लास होगी। फर्स्ट और सेकंड क्लास जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड क्लास में हमने न्यूमेरिकल लगाए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेबल हम बनानी सीखेंगे। एक न्यूमेरिकल आता है आपके पास जो आपको काफ़ी घुमाता है। उसके बाद हम चलने वाले हैं आगे। अभी तक जो हमने किया, कल वाली जो क्लास थी, कल वाली क्लास के अंदर हमने जो सिंपली हमें हमारे पास एक इस तरह से बाइनोमियल दे रखी थी, है ना, और हमें x की पावर 5 की जो कोफिशिएंट निकालना था वो निकालना था, वो हम बड़े आराम से निकाल रहे थे, ठीक है। लेकिन आज जो है एक दो क्वेश्चन ऐसा लगा लेते हैं जिसमें डबल डबल बाइनोमियल हो, जिसके अंदर डबल डबल बाइनोमियल हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोफिशिएंट निकालना है x की 4 का in the expansion of 1 plus x raised to power 4 and 1 plus x square raised to power 5। आपको इस बाइनोमियल के अंदर x की 4 का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। अब आप इसको कैसे निकालने वाले हो, मुझे ये बताओ। अगर आप इस बाइनोमियल को खोलोगे और इस बाइनोमियल को खोलोगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे, ये पावर 4 है, ठीक है। ये ऐसे है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 5। ये बाइनोमियल है, इसके अंदर आपको x की पावर 4 का कोफिशिएंट जो है वो फाइंड आउट करना है। अब मुझे ये बताओ, इसके अंदर आप ये वाली बाइनोमियल को एक्सपेंड करोगे, फिर इस वाली बाइनोमियल को एक्सपेंड करोगे, फिर इधर वाली टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, फिर वहां पे आप ये ढूंढते हो कि x की 4 के कोफिशिएंट क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो ये काफी लंबा मेथड चला जाता है, काफी लंबा मेथड रहेगा। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम ये मान के चलेंगे कि 1 प्लस एक्स की पावर k है। k जो है आपका क्या हो सकता है वो भी बात करेंगे। और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर जो रहेगी आपके पास, यहाँ पे मैंने r मान ली, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, हमने k और r मान ली। अब रुकना, आप वेट करो। k और r हम मान चुके हैं। और अब आपका k जो है, k की वैल्यू 0 डाल सकती हूँ मैं, 1 डाल सकती हूँ, 3 डाल सकती हूँ, 4 डाल सकती हूँ, 2 भी डाल सकती हूँ, 2 बीच में छूट गया। और r की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3 और 4 और 5 हो सकती है, ठीक है। मुझे x की वो वैल्यू ढूंढनी है जहां पे मेरी x की पावर 4 बन जाए। इसमें x की वैल्यू 1 है, जब k इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1k बनेगा, 1 इंटू k बनेगा, यानी k बनेगा। फिर r की मल्टीप्लाई जब मैं इस 2 के साथ करूंगी तो 2r बनेगा। पावर जो होगी x की 2 के साथ होगी तो 2r बनेगा। और वो मेरा 4 आना चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे x की 4 का कोफिशिएंट ढूंढना है, मुझे x की 4 का कोफिशिएंट ढूंढना है। तो मैंने यहाँ से x के लिए मेरे को यहाँ से k मिलेगा पावर में, और यहाँ से मुझे x की पावर में 2r मिलेगा, ठीक है। और अब मुझे ना एक टेबल बनानी है, और ये टेबल ही है जो मेरा बहुत काम जो है शॉर्ट कर देगी। कैसे कर देगी? अब मुझे यहाँ पे k रख लिया मैंने, r रख लिया, यहाँ पे मैं एक टेबल बना रही हूँ। k को मैं 0 रख सकती हूँ, अगर यहाँ पे k को मैं 0 रखती हूँ तो r की वैल्यू कितनी आ गई? r की वैल्यू जो है 2 आ गई, ठीक है। k को जैसे ही मैंने 0 रखा, r की वैल्यू 2 आ गई। जैसे ही मैं k को 1 रखूंगी तो 2r प्लस 4, उधर जाके 3 हो गया, r इज इक्वल टू 3/2। ये पूरा इंटीजर नहीं आया, जहां पे पूरा इंटीजर ना आए उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब अगर जब मैंने k को 1 रखा तो यहाँ पे मेरा कोई मेंबर नहीं आया, मतलब ये वाली टर्म जो है मतलब k की वैल्यू कभी भी हम 1 वहां पे लेंगे तो x की 4 हमें नहीं देगा, ठीक है। यहाँ से ये मतलब निकला इसका। फिर मैं k को 2 रख दूं, अगर मैं यहाँ पे k को 2 रख दूं तो 2 जाएगा उधर, माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 गया, कितना आएगा आपके पास? 2 ही आएगा। 4 में से 2 गया, 2 आ गया, 2 से कैंसिल किया मैंने, r की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। r आपके पास 1 आ गया। फिर मैं k को अगर 3 रखती हूँ तो भी मेरे पास r की वैल्यू पूरा इंटीजर नहीं आएगी, वो भी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं k को 4 रख दूं तो k को 4 रखते ही मेरी r की वैल्यू 0 आएगी। k को 4 रखा तो r की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि मैं अब k को इससे ज्यादा नहीं रख सकती। तो ये 3 ऐसी वैल्यू आ गई जिनके ऊपर पॉसिबिलिटी है
कि मेरा अगर मैं इसकी टर्म को इसकी टर्म के साथ प्रोडक्ट करूंगी तो x की वैल्यू पावर 4 रहेगी। वो कोफिशिएंट जो रहेगा वो हमारा अब क्या आने वाला है, वो हमारा आने वाला है, देखो इधर k की वैल्यू 4 है, इधर के r की वैल्यू 5 है, तो 4c0, k की वैल्यू कितनी ली है हमने 0, 4c0 5c2, 5 ये 4 है ये 5 है, 4c0 5c2 प्लस फिर क्या आएगी 4c2 और 5c1 फिर 4c4 और 5c0 अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं तो मुझे मेरा x की 4 का कोफिशिएंट मिल जाएगा। जबकि आप अगर इसको एक्सपेंड करोगे फिर आप x की 4 के कोफिशिएंट को ढूंढोगे तो लंबा मेथड रहेगा। अभी तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा है तो लंबा आप लोगों को लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये काफी बिल्कुल छोटा रहता है, लंबा बिल्कुल भी नहीं रहता। निशा वर्मा, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून निशा, काफी लेट हो आप। मुझे ये बताओ आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो चलिए हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या रहने वाला है और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका ये आ चुका है, आपने क्या निकाल ली, आपने निकाल ली कि x की 4 का अगर मुझे इस बाइनोमियल के अंदर, इस एक्सपेंशन के अंदर कोफिशिएंट काउंट करना हो तो मैं कैसे काउंट करूं, 4c0 5c2, ठीक है, ये मैंने टेबल बनाई, ठीक है, और ये टेबल आपको क्लियर भी हो गई होगी, उम्मीद है मेरे को ऐसी कि हाँ आपको ये जो है क्लियर हो गई होगी। अच्छा ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम इसी से रिलेटेड लगा लेते हैं। ये हमने 2 का किया है, अब हम 3 से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं जहां पे 3 बाइनोमियल हो और फिर हमने एक्स के कोफिशिएंट के बारे में पूछा हो कि एक्स का जो भी कोफिशिएंट आपको देगा उसके बारे में आपसे पूछा हो, ठीक है। और ठीक है, तो हम जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे लगा लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको x की 11 का कोफिशिएंट बताना है, x की 11 का कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 4, 1 प्लस एक्स क्यूब रेज टू पावर 7 एंड 1 प्लस एक्स 4 रेज टू पावर 12। आपके पास ये x की 11 का कोफिशिएंट आपको बताना है, ये आपको एक्सपेंशन गिवन है, ठीक है। अब आपके पास 3 एक्सपेंशन आ गई। अब 3 एक्सपेंशन आ गई तो अब इसको खोलोगे, इसको खोलोगे, इसको खोलोगे और फिर आप उसके बाद अगर आप x की 11 का कोफिशिएंट ढूंढने जाओगे तो काफी आपके लिए मुश्किल भरा रहेगा, पर इसको इजी कर लेते हैं। इजी कैसे करें, वही फिर से करेंगे हम। x की 4 को हम k मान लेते हैं, सॉरी 4 को k मान लिया हमने, इसको हम r मान लेते हैं और इसको हम t मान लेते हैं, ठीक है, हमने इसको t मान लिया। तो अब मेरे पास जो रहेगा यहाँ पे x की पावर 2 है, 2 को जब मैं 4 के साथ k के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 2k आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा 3 है, 3 को जब मैं r के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तब मेरी जो x की वैल्यू आएगी, मतलब x की पावर जो बन रही है ना, 2 तो ऑलरेडी है, फिर k भी मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर आएगी, ठीक है। फिर x की पावर यहाँ पे 4 है तो प्लस में 4t आएगा, तब मेरी जाके x की पावर बनेगी, ठीक है। ये जो रहेगा मेरा, ये कैलकुलेशन 11 होनी चाहिए, पावर जो भी ये कैलकुलेशन बनेगी ये 11 होनी चाहिए। इसमें आप देख रहे हो, इसमें k जो है, k जा रहा है 0 1 2 3 और 4, 7 r और t जो है वो 0 से 7 तक जाएगा, t जो है वो 0 से 12 तक जा सकता है, लेकिन ये काफी दूर तक जाएंगे तो मुझे सारे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस k को लेके ही बात कर सकती हूँ, ठीक है, k को लेके ही मैं टेबल बना सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे टेबल बनानी है k को लेके, r को लेके और t को लेके, ठीक है।
और ताकि मैं 11 पे बात कर पाऊं कि x की जो 11 है वो कैसे मैं निकालूंगी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे k की 0 रखती हूँ, मैंने यहाँ पे k की 0 रख दी, k को अगर मैंने 0 रख दिया तो 11 बनाने के लिए मैं r को क्या लूं और t को क्या लूं, आपको ये सोचना है कि r को मैं क्या लूं और t को क्या लूं। अगर मैं यहाँ पे t को 2 ले लूं, अगर मैंने k को 0 ले लिया, आप सोचो थोड़ा सा कि अगर मैंने k को 0 ले लिया तो मैं इसको क्या लूं और t को क्या लूं और r को क्या लूं कि वो वैल्यू पुट करने के बाद वो जो सम आए वो 11 आ जाए। अगर मैं t को 2 ले लूं तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 और r को 1 ले लूं, 8 और 3 11 हो गया, यानी मैं t को 2 ले सकती हूँ और r को 1 ले सकती हूँ, तो मेरी पावर जो है कंप्लीट हो जाएगी, यानी मुझे x की पावर 11 मिल जाएगा। ये x की पावर के लिए तामझाम हो रहा है, ठीक है। ये आपको बन गया, एक बन गया आपके पास। अब अगर आप t को रख लेते हो 1, आपने t को 1 रख लिया तो x की 2 पावर तो यहाँ पे मिल गई, ठीक है, यानी x की 2 पावर मिल चुकी है। 11 में से 2 तो इसी ने दे दिया, बच गई 9। अब 9 मैं r को क्या लूं और t को क्या लूं कि 9 मिल जाए मुझे, r को क्या लूं और t को क्या लूं कि 9 मिल जाए। क्या कभी ऐसा हो सकता है? अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे अगर मैं t को 1 ले लूं, t को 1 ले लूं तो 4 आ गया, 4 में मैं 5 जोड़ती हूँ तो 9 आएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं t को 1 लूं, ठीक है। और r को अगर मैं 2 लेती हूँ तो 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। तो फिर मैं उधर मैं नहीं ले पाऊंगी, वहां मुझे 3 मिलना चाहिए, मतलब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं k को 1 ले लूं फिर उधर मैं r को और t को ऐसा नहीं ढूंढ पाऊंगी कि उन तीनों को मिलाने के बाद टोटल पावर 11 बनती हो, तो ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमने रख लेना है k को 2। जैसे ही मैंने k को 2 रखा, 2 रखते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं हटा दूं, मैं k की वैल्यू 0 से 4 तक ले सकती हूँ, ठीक है, तो इसको मैं हटा देती हूँ। जैसे ही मैंने k को 2 ले लिया तो यहाँ 2 2 जा 4 बन गया, ये 4 आ चुका है। अब 4 आ चुका है तो 11 में से तो 4 तो मुझे मिल गए, 11 में से 4 मुझे अगर मिल चुके हैं तो आप मुझे ये बताओ कि मैं बाकी कितने रह गए, 7 मिलना चाहिए, तो बाकी मैं r को और t को क्या लूं कि मुझे 7 मिल जाए। 3 + 4 7 होते हैं, 3 + 4 7 होते हैं, तो इसका मतलब मैं t को भी 1 ले लूं और r को भी 1 ले लूं, t को भी 1 ले लूं और r को भी 1 ले लूं, तो मेरा जो है यहाँ से 3 मिल जाएगा, यहाँ से 3 4 1 जा 4 मिल जाएगा और 11 मुझे मिल जाएगा पूरा, ठीक है। ये टेबल कंप्लीट हो गई। अब मुझे यहाँ पे अगर मैं 3 ले लेती हूँ, अगर मैं k की वैल्यू 3 ले लेती हूँ तो 3 2 जा 6, तो यही कंप्लीट हो गए, बच गए कितने 5। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं k को 3 ले लूं, यानी 3 2 जा यहाँ 6 बन जाए और 11 बनाने के लिए अब मुझे 5 और बनाने हैं, 5 बनाऊंगी तो एक 3 का मल्टीपल हो और एक 4 का मल्टीपल हो, कभी ऐसा कोई पॉसिबल नहीं हो सकता, तो यानी ये अब आगे वाले पॉसिबल नहीं है, बस आपके पास ये वाली पॉसिबिलिटी रह गई, ठीक है। अभी रुको मेरे पास, अगर मैं अब k की वैल्यू 3 मेरी रिजेक्ट हो गई तो k की वैल्यू अगर मैं 4 ले लेती हूँ, k की वैल्यू जैसे ही मैं 4 लेती हूँ तो 4 दूनी 8 आ गया, मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया। 8 ले लिया तो मैं r को क्या लूं और t को क्या लूं कि मुझे जो है 8 और 3 11 होंगे तो 3 मिल जाए। अगर मैं t को 0 रख लूं तो r को 1 रख लूं तो 8 और 3 जो है मेरे पास कितना आ जाएगा। अगर ये 3 वाला रिजेक्ट होगा तो इसको हटा दूं मैं। अगर मैं k को 4 ले लूं तो मैं r को जो है 1 ले सकती हूँ, क्योंकि 3 1 जा 3 हो जाएगा और मुझे 3 + 8 मिल जाएगा 11 हो जाएगा, तो मुझे t को हटाना पड़ेगा। t को हटाने का मतलब t को मैं क्या ले लूं 0 ले लूं। तो ये आपके पास आपने टेबल बना ली, ये सारी पॉसिबिलिटीज आपने ले ली और अब बस आपको जो कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, k की वैल्यू 4 थी, r की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 7 थी और t की वैल्यू जो थी वो 12 थी, तो आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा 4c0 4c0 7c1 7c1 12c2 12c2 प्लस अब नेक्स्ट जो टेबल है 4c, ये तो रिजेक्ट हो गई ना, ये वाली रिजेक्ट हो चुकी है, ठीक है, इसको हटा दो, ये रिजेक्ट हो चुकी है। अब 4c2 क्या रहेगा 4c2 7c1 7c1 एंड 12c1 क्या रहेगा प्लस 12c1 प्लस में नेक्स्ट जो टेबल बची हुई है वो कौन सी बची हुई है 4c4 4c4 7c1 7c1 और 12c0 12c0।
अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेते हो, अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेते तो आपको x की 11 का कोफिशिएंट आपकी इस एक्सपेंशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो और ये बड़े आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, और ये आपको क्लियर हो गया तो मुझे एक बार मैसेज कर दो कि हाँ आपको क्लियर हो गया, और फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलो जब तक आप लोग मैसेज करते हो, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लगा लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर आपके पास 3 टर्म्स, ये हालांकि हमने कल भी लगाया था क्वेश्चन कि आपके पास 1 प्लस एक्स माइनस 3x का स्क्वायर उसकी पावर 3 1 4 8 गिवन है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट। अगर आपको सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है तो आप क्या करते हो, पुट कर देते हो x को 1, पुट कर दो इसके अंदर x को 1, x को जैसे ही इसके अंदर 1 पुट करोगे 1 का जो स्क्वायर रहेगा वो 1 ही रहने वाला है, 3 1 4 8 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका -1 की पावर 3 1 4 8, और ये इवन पावर है तो 1 ही आंसर रहेगा। ठीक है, तो मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इजी होते हैं, पर वो पूछ लेता है कभी कभी। तो चलिए हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा आपका क्या क्वेश्चन रहने वाला है, और नेक्स्ट जो रहेगा आपका क्या आपका रहने वाला है, एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, अब आपकी बात, हम बाइनोमियल पे बात कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट जो है हम ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कर लेते हैं मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल पे हम काम कैसे करते हैं। ठीक है, बाइनोमियल कर चुके हैं, मल्टीनोमियल को और देख लेते हैं, फिर हमारा जो है ऑलमोस्ट जो है बाइनोमियल खत्म हो जाएगा। ये लास्ट ही क्लास रहेगी बाइनोमियल को लेके। मल्टीनोमियल क्या है आपके पास, जैसे आपके पास बाइनोमियल में x प्लस ए रेज टू पावर n होता है, तो यहाँ पे आएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस कुछ भी हो सकता है, xr तक जा सकता है, उसकी पावर n हो सकता है। ये अब आपकी बाइनोमियल ना होके मल्टीनोमियल हो गई। ठीक है, और इसके अंदर जब आप इसको खोलते हो तो आप इसको कैसे खोलते हो, समेशन होता है, ये एक R1 होता है, एक R2 होता है, जिसका जो सम है वो n आएगा। ठीक है, और आपके पास n फैक्टोरियल होता है, नीचे R1 होता है और इधर R2 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये याद होगा कि आप तो NCR लिखते हो। हाँ, आप NCR लिखते हो। ठीक है, NCR को जब आप खोलोगे तो n फैक्टोरियल आएगा और एक आएगा आपके पास n माइनस आर फैक्टोरियल और एक आएगा आर फैक्टोरियल। अब R1 और R2 का जो जोड़ है वो n है, तो इसका मतलब एक अगर उसमें से r है तो दूसरा n माइनस r है, तो यही चीज वो शो होगी। ठीक है, मतलब इसी चीज को दूसरे रूप में लिखा गया है ऐसे। ठीक है, और फिर आप जो है इस तरह से इसको चेंज करते चले जाते हो। फिर आपके पास जो रहेगा x1 की पावर जो रहेगी वो तो n माइनस आर रहेगी, और x2 की जो पावर रहेगी वो r रहेगी। तो आप इस तरह से इसको खोलते हो, यानी अगर आप a की बात कर रहे हो यहाँ पे तो यहाँ a की पावर r रहेगी। आप ऐसे ही बाइनोमियल को खोलते हो। मतलब मैं आपको रिलेट कराने की कोशिश कर रही हूँ कि मल्टीनोमियल और बाइनोमियल एक ही चीज है, एक ही फॉर्मूला है। फिर हमने आगे जाके इस फॉर्मूले को थोड़ा इजी फॉर्म में एनसीआर की फॉर्म में लिख दिया। अदरवाइज जब आप एनसीआर को खोलोगे तो n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल, n में से r गया, यानी अगर R1 प्लस R2 कहूं मैं और उसको n बोलती हूं, तो आपको पता है कि R1 अगर आपके पास R है तो R2 जो है वो n माइनस R आ जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ n आ रहा है, तो वही चीज आ रही है। ठीक है, तो इस पे मैं ज्यादा बात ना करते हुए अभी आपकी मल्टीनोमियल को खोल लेते हैं और उस पे बात करते हैं। फिर आप लोग खुद कंपेयर कर लेना इसको तसल्ली से बैठ के कि आपने इसको जो कंपेयर किया वो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप इसको जब करने वाले हो तो आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे x1 की जो पावर रहेगी, आप अलग अलग कर लो इसको, समेशन, ये रहेगा आपका समेशन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R के ले लो, यहाँ पे मैंने R ले लिया तो यहाँ पे आप के ले लो। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे आएगा R के
ये जो समेशन है, ये जो जोड़ है, ये n आना चाहिए, टोटल का जोड़ n आना चाहिए। फिर आपके पास क्या रहेगा, x1 की पावर r1 रहेगी, x2 की पावर r2 रहेगी, x3 की पावर r3 रहेगी, और ऐसे ही xk की पावर rk रहेगी। ये जो समेशन होता है, ये जो समेशन खुलेगा, ये आपकी मल्टीनोमियल की एक्सपेंशन होगी, ठीक है। और इसी को आप बाइनोमियल पे भी आजमा सकते हो, यही फॉर्मूला बाइनोमियल पे भी है, बाद में उसी फॉर्मूले की शक्ल बदल के उसको एनसीआर की फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ना समझ पाओ तो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में देख लो, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में आने के बाद ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो आप न्यूमेरिकल फॉर्म में आप देख सकते हो कि न्यूमेरिकल में आप इसको कैसे ओपन करने वाले हो। जैसे आपके पास है x प्लस वाई प्लस जेड उसकी पावर 10, ठीक है। तो अब आप शुरू कर सकते हो इसको कैसे, समेशन r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक है। और इन तीनों का जोड़ 10 आना चाहिए, ठीक है। 10 फैक्टोरियल बाई r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, और फिर आपके पास x की पावर r1 रहेगा, y की पावर r2 रहेगा, और z की पावर r3 रहेगा। तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, आपका जो x है वो वेरी करता रहेगा, मतलब ये r1 को आप 0 से शुरू करते हो, r1 0 हो सकता है, फिर r2 1 हो सकता है, ऐसे ही आप चेंज कर करके इसको एक्सपेंड करोगे, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। आपको ये पूरी मल्टीनोमियल कभी एक्सपेंड करनी नहीं आती, आपसे वो टर्म पूछ लेता है कि इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, वो न्यूमेरिकल हम लगा लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल ये है, न्यूमेरिकल आपके पास ये है कि आपको दिया है x प्लस 2y प्लस 3z उसकी पावर 10, आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ x की 3, y स्क्वायर और z की 5। आपको ये टर्म का कोफिशिएंट बताना है कि इस टर्म का कोफिशिएंट आपका क्या आएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इस टर्म का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या रहने वाला है। अब मुझे ये बताओ, आपने ये चेक कर लेना है बस, यहाँ से 3 प्लस 2 5, यानी 3 प्लस 2 प्लस 5, क्या टोटल 10 बन भी रहा है या नहीं? हाँ, ये टोटल 10 बन रहा है, और बस यही होना चाहिए, ठीक है। यही वैलिडिटी है कि आप इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ सकते हो। मान लो वो यहाँ पे ऐसे कह देता कि जेड की पावर 4 है, तो 4 को करते तो वो 9 आता, और 9 जो है वो 10 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये होता कि x की क्यूब, y का स्क्वायर और z की 4, ऐसी कोई टर्म इस एक्सपेंशन में कभी नहीं आएगी। वो तभी पॉसिबल है जब ऊपर वाली पावर का जो जोड़ है वो एटलीस्ट 10 हो, दोनों पावर का जोड़ क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तभी दोनों या तीनों जो भी है, ठीक है। 3 है तो 3 आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो वो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब अगर वो सीधा अगर यहाँ पे 8 कर देता, अगर 8 कर देता और ये कह देता कि ये टर्म आएगी या नहीं आएगी, ये आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की 8 है, y की 2 है, 8 और 2 10 हो गया, तो इसका मतलब z की कहीं ना कहीं 0 रही होगी पावर। तो ये पॉसिबल है कि x की 8 और y की 2 पूछ ले, ठीक है। लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं है कि वो ये कहे कि z की 4 है और यहाँ पे x की कितनी थी आपके पास, 3 थी, है ना। तो ये कभी भी नहीं हो सकता, ये कोई टर्म नहीं आएगी। आप क्या कहोगे, इस टर्म का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 0 है। इस टर्म का जो कोफिशिएंट है वो कितना बताएगा, वो 0 बताने वाला है, ठीक है। प्रीति मोर, हेलो प्रीति। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपको समझ आ गया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें इस पे बात करनी थी, यहाँ पे z की पावर 5 थी, ठीक है। हमने चेकआउट किया कि क्या 3 प्लस 2 प्लस 5 जो है वो 10 आता है या नहीं आता, तो यहाँ पे आता है। तो अब मुझे इसका कोफिशिएंट ढूंढना है, तो कोफिशिएंट ढूंढने का तरीका ये रहेगा कि 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, जो जो पावर थी उनको फैक्टोरियल में लिख लिया, ठीक है। अब आपका x का जो कोफिशिएंट है
x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 की पावर 3 रहेगी, y का कोफिशिएंट 2 है तो 2 की पावर 2 रहेगी। यहाँ पे y का जो भी आपके साथ रहा है, y का जो रहेगा 2 रहेगी, और z की जो रहेगी आपकी 5 रहेगी, यानी z मतलब 3 की पावर 5 रहेगी। आप ये कैलकुलेट करोगे और ये आपका जो रहेगा, ये आपका इस टर्म का कोफिशिएंट ये रहने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो प्रॉब्लम आने का क्वेश्चन है वो अभी डाल लेते हैं। ठीक है, तो उसमें बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन आपका किस टाइप से हो सकता है, कैसा क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, गुड आफ्टरनून प्रीति। तो चलिए हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और फटाफट से अपना ये बाइनोमियल का चैप्टर जो है क्लोज करते हैं। छोटा सा टॉपिक है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का इसमें से आता है। ठीक है, पक्का क्वेश्चन आपका आता है इसमें से। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, मैं आपको कैसा क्वेश्चन लगाऊं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ, एक और न्यूमेरिकल है जो अच्छा न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है, कोफिशिएंट है x की 7 का इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 3x माइनस 2x का क्यूब रेज टू पावर 10। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि आप इसमें बात करो कि आप x की 7 को निकाल लो। ठीक है, अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। जब x अलग था, y अलग था, z अलग था, तब मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम होगी क्योंकि अब यहाँ पे भी x पड़ा है और यहाँ पे भी x पड़ा है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। अब आपको ये तो पता ही है कि एक आपका k होगा, एक आपका r होगा, एक आपका t होगा। ठीक है, और इनका जोड़ जो रहेगा वो 10 आना चाहिए, है ना। अगर मैं इसकी पावर k की तरह से ट्रीट करूं, इसको मैं r की तरह ट्रीट करूं और इसको मैं t की तरह ट्रीट करूं, तो आपको ये पता है कि आप जब ये पावर लोगे, यानी जब आप x की 7 की बात करोगे तो आप 10 फैक्टोरियल लोगे। यहाँ पे आपका k फैक्टोरियल होगा, r फैक्टोरियल होगा और t फैक्टोरियल होगा, और r प्लस k प्लस t जो रहेगा वो 10 आना चाहिए। पहली बात तो आपको ये पता चल गई। अब मुझे ना k को, r को और t को इस तरह से चुनना है कि मेरे पास x की पावर 7 बचे। ये बहुत ट्रिकी और बहुत मतलब एक कहते हैं कि सावधानी से हैंडल करने वाली चीज है। ठीक है, तो यहाँ गलती हो गई तो फिर आप मार खा जाओगे, और अगर यहाँ आपने ठीक कर दिया तो फिर आप पार जाओगे। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि अगर मैं यहाँ से कुछ भी पावर लूंगी तो यहाँ पे मेरा x की पावर 1 है, x की पावर मेरी यहाँ पे कितनी है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पे x की पावर मेरी कितनी है, 3 है। तो अगर मैं इसको r ले रही हूँ तो r प्लस यहाँ पे x की पावर 3 है तो 3t आएगा, और वो कितना आना चाहिए मेरे पास, 7 आना चाहिए। वो कितना आना चाहिए मेरे पास, 7 आना चाहिए। मैंने कैसे निकाला ये आपको एक बार और रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ताकि आपको देखो, मुझे x की 7 ढूंढनी है। मुझे अगर x की 7 ढूंढनी है, यहाँ तो x है ही नहीं, तो कोई रोड़ा नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे x की 1 है, x की पावर 1 है, और फिर मैं 10 में से भी लेके आऊंगी तो 10 में से मैं r लेके आ रही हूँ, 10 में से मैं इसके लिए क्या लेके आ रही हूँ, r लेके आ रही हूँ। तो x की 1 इंटू r ही रहा। यहाँ पे x की 3 है, पहले से ही x की 3 है, और उसकी फिर मैं पावर t भी करूंगी तो 3 इंटू टी आ जाएगा, तो 3t आ जाएगा, और वो टोटल जोड़ कितना होना चाहिए मेरा, 7 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि मुझे x की 7 का क्वेश्चन ढूंढना है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखो, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर दोगे। r की वैल्यू 7 माइनस 3t आ गई यहाँ से। अब ये r की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, r की वैल्यू यहाँ से उठा के आप वहां रख दो। ठीक है, तो k प्लस 7 माइनस 3t प्लस t इज इक्वल टू 10 आ गया। यानी ये आ गया आपका 3t में से 1t गया, माइनस का 2t आ गया। 7 को भी उधर भेज दो, k आपका रहेगा 10 में से 7 गया, 3 आ गया, 3 प्लस 2t। k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 प्लस 2t आ गई। अब मैं मेरे पास मैंने k की वैल्यू निकाल ली, k की वैल्यू आ गई 3 प्लस 2t। ठीक है, और r की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब मुझे टेबल जब बनानी है ना, मेरे को टेबल बनानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूं, तीन जने हैं मेरे पास। कौन कौन है, एक तो k है, एक r है और एक t है। ठीक है, k r और t।
अब मुझे टी की वैल्यू मैं रखती चले जाऊं, टी को अगर मैं 0 ले लूं, जैसे ही मैंने टी को 0 लिया तो आर जो था वो मेरा 7 आ गया और के जो था वो मेरा 3 आ गया। ठीक है, समझ गए आप? क्या 7 + 3 10 बनता है? हाँ बनता है। 10 प्लस 7 + 3 10 बनना चाहिए। फिर मैं के को टी को 1 रख लूं, जैसे ही मैं टी को 1 रखूंगी तो 3 एकम 3 और यहाँ पे 7 में से 3 गया 4 बचेगा। टी को मैंने 1 रखा तो आर की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। ठीक है, और ऐसे ही टी को मैंने यहाँ 1 रखा तो के की वैल्यू मेरी कितनी आई है? 5 आ गई। कितनी आ गई? 5। तो 5 + 4 + 1 10 बनाना, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, फिर मैंने टी को रखा कितना? 2। टी को 2 रखो, 3 दूनी 6 हो गया और यहाँ पे 7 में से 6 गया 1 आ गया। टी को 2 रखा तो यहाँ पे 1 आ गया। टी को यहाँ पे 2 रखा तो 2 दूनी 4 और 5 जो है आपका कितना रहने वाला है? 2 दूनी 4, 4 और 3 7, ये आ गया आपका 7। और 7 + 1 8 + 2 10 हो गया, ये भी हो गया। ठीक, फिर अब मैंने टी को 0 रख लिया, 1 रख लिया, 2 रख लिया। अब मैं टी को 3 रख दूं, 3 रखूंगी तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे 7 - 3 3 9 आया ना, -9। ये तो नेगेटिव आनी शुरू हो गई, और नेगेटिव आनी जहां शुरू हो गई वहां मैं रुक जाऊंगी। इसका मतलब इससे आगे मुझे वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, वो पॉसिबल नहीं होगी जहां नेगेटिव आनी शुरू होगी। तो बस यहाँ तक का मेरा खेल था और ये मैंने खेल दिया। और अब बस मेरा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है और मुझे x की 7 का जो कोफिशिएंट बताना है उसका जो रहेगा वो कितना रहेगा? 10 फैक्टोरियल बाई, देखो पहला जो रहेगा अलग अलग आएगा आपके पास। आपने r को लेना है कितना? 0 फैक्टोर, सॉरी ये t है ना आपके पास, k को लेना है आपको 3 फैक्टोरियल। 1 मिनट, k को लेना है आपको 3 फैक्टोरियल, r को लेना है आपको 7 फैक्टोरियल, t को लेना है आपको 0 फैक्टोरियल। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आपके पास के आपने 1 के लिए लिया था, के आपने 1 के लिए लिया था, तो यहाँ पे 1 का की पावर कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपने r लिया था 3 के लिए, इस वाली टर्म के लिए, तो 3 की पावर r करोगे यानी 3 की पावर 7 करोगे। इसके लिए आप -2 की पावर 0 करोगे। पहली टर्म ये आ गई, प्लस 10 10, फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे? 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, तो 3 की पावर 4 करोगे और -2 की पावर 1 करोगे। नेक्स्ट जो टर्म रहेगी 10 फैक्टोरियल, फिर क्या लोगे? 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आप लिखोगे। और अब आपके पास यहाँ पे 1 की पावर 7 करोगे और 3 की पावर 1 करोगे और -2 की पावर 2 करोगे। ठीक है, -2 की पावर 2 करोगे, तो आपको ये कैलकुलेट करना है तीनों चीजें और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन को इस टेबल की हेल्प से किया है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, काफी मुश्किल रहेगा। बुक्स में ये है, आर डी शर्मा में शायद है, होगा, पक्का होगा, लेकिन वहां पे आपको सीधा दे रखा है कि ये ले लो वैल्यू, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन ये वैल्यू आप इस तरह से कैलकुलेट करते हो। ठीक है, क्योंकि ये समझ नहीं आता कि ये वैल्यू कैसे ले ली, ये अंदाजे से ले ली, कैसे ले ली, तो ये आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं जानती हूँ आपको ये लग रहा होगा कि ये तो लंबा क्वेश्चन चला गया। हाँ, पीएचडी मैथ्स का जो पेपर होता है, एचटेट का जो पेपर होता है, क्वेश्चन लंबे भी आ सकते हैं। एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा होता ही है जो टाइम तो लेगा। ठीक है, सभी लेकिन ऐसे नहीं होते, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रिकी भी होते हैं, देखते ही आप बोल सकते हो कि हाँ इसका ये आंसर रहेगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जो है आने की भी संभावना है, क्योंकि बाइनोमियल अदरवाइज तो छोटा ही टॉपिक है, उसमें कुछ ज्यादा तो है नहीं करने को। और थर्ड क्लास में ही हमने लगभग खत्म कर दिया है, लगभग क्या बस खत्म हो गया, नेक्स्ट में कोई क्लास इसकी नहीं लूंगी, ये आपकी लास्ट क्लास थी। और अभी हम एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं अगर हुआ तो। ये क्वेश्चन आपका और क्या क्वेश्चन हो सकता है? हाँ, एक क्वेश्चन और है बढ़िया, वो मैं जरूर कराऊंगी, उसके बाद फिर हम क्लास ऑफ कर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको और देख लो, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन हम कर लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी कि एग्जाम में हमने ये टाइप करके हम गए हुए हैं, मतलब हम तैयारी करके गए हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होने वाली। तो क्या कह रहा है? x की 3, y की 4,
जेड की 5, इसका आपको कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट आपको इसका बताना है इन द एक्सपेंशन ऑफ, किसके अंदर, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स रेज टू पावर 6। अच्छा, अब आपको इसके अंदर बताना है। अब आप मुझे ये बताओ, अब अगर आप x की 3 ढूंढते हो, y की 4 ढूंढते हो और z की 5 ढूंढते हो, तो अब तक हमने जो किया है, जो तैयारी अब तक हम कर चुके हैं, क्या वो इसमें फिट बैठेगी? नहीं बैठेगी, क्योंकि x इसके अंदर भी है, x इसके अंदर भी है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x की एक पावर इधर से मिलेगी, x की एक पावर इधर से मिलेगी, तो वो आपको कंफ्यूज करने वाली है। तो अब मैं इसको कैसे करूं? ठीक है, इसको ऐसे ही करोगे, आपके पास ऊपर 6 है, ठीक है, आपके पास 6 फैक्टोरियल है, तो नीचे आएगा r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल और t फैक्टोरियल, आपने ये ले लिया। ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसमें से आपको ये पता है कि r प्लस s प्लस t जो है वो 6 आना चाहिए, r प्लस s प्लस t जो है वो 6 आना चाहिए। ठीक है, आपने ये ले लिया। अच्छा, कोई बात नहीं, अब हमने x y पहली टर्म की जो पावर ली है उसकी जगह पे मैंने r लिया है, तो इसकी पावर r आ जाएगी, फिर y और z इसकी पावर s आ जाएगी, फिर z और x इसकी पावर t आ जाएगी। ठीक है, ये हमने कर लिया, इसको मैं अलग कहीं लिख लेती हूँ, r प्लस s प्लस t इज इक्वल टू 6। अच्छा, ये हमने कर लिया। अब x की r यहाँ पे है और x की t यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 6 फैक्टोरियल तो था ही मेरे पास, r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल और t फैक्टोरियल। x की r यहाँ है और x की t यहाँ है, तो x की r प्लस t आ गया। अब यहाँ पे देखो, y की r यहाँ पे है और y की s यहाँ पे है, तो r प्लस s आ गया। और z की आप ये देखो कि z की आपके पास क्या है, s यहाँ पे है और t यहाँ पे है, s प्लस t। अब आपके लिए x की पावर 3 होना चाहिए, तो इसका मतलब r प्लस t को 3 होना चाहिए। फिर आपने क्या लिया, r प्लस s 4 होना चाहिए, r प्लस s जो है वो 4 होना चाहिए। अच्छा, z की पावर 5 है, इसका मतलब s प्लस टी जो है वो 5 होना चाहिए, s प्लस टी जो है वो 5 होना चाहिए। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अगर आप 2 में से 3 को माइनस कर देते हो, 2 में से 3 को जैसे ही आप माइनस करते हो तो r से r कट जाएगा, s माइनस t जो है वो 1 आ जाएगा, और इक्वेशन 3 s प्लस t जो है वो 5 ऑलरेडी गिवन है पहले से ही। ठीक है, वो पहले से ही हमारे पास है। तो जब आपने इसमें से इसको माइनस कर दिया तो आपके पास यहाँ से क्या रहेगा, t से t कट जाएगा, 2s 6 आ जाएगा, s की वैल्यू 3 आ गई, s की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। जैसे ही आपने s की वैल्यू 3 यहाँ पे रख दी तो आपके पास x की वैल्यू 3 आपने रख दी, तो t की वैल्यू 2 आ गई, t की वैल्यू 2 आ गई आपके पास, s3 आ गया, t की वैल्यू 2 आ गई। अब रह गई r की वैल्यू निकालनी, t की वैल्यू 2 यहाँ रखो तो r की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, r की वैल्यू 1 आ गई। मतलब आपने ये जो 3 इक्वेशन निकाली है, इसको कैलकुलेट करके वहीं से आपने r की, s की और t की वैल्यू निकाल ली, तो r की वैल्यू 1 आ गई, t की वैल्यू 2 आ गई, s की वैल्यू 3 आ गई, और देखो 2 और 3, 5 और 1 6 भी बनता है। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा सकती हूँ यहाँ से, और मेरा जो रहेगा कोफिशिएंट वो क्या आ जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमें तो खाली कोफिशिएंट निकालना था, ये मैं हटा दूं अब सारा। 6 फैक्टोरियल, r वैल्यू आ चुकी है मेरी 1, यानी 1 फैक्टोरियल, s की वैल्यू आ चुकी है मेरी 3 फैक्टोरियल और t की वैल्यू आ चुकी है मेरी 2, तो 2 फैक्टोरियल। ये जो कोफिशिएंट रहेगा, ये जो रहेगा मेरा, जो भी कैलकुलेट करके आएगा, मेरे ख्याल से ये 60 आएगा। तो ये जो रहेगा आपका, ये आपका इस टर्म का कोफिशिएंट रहने वाला है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे हैंडल करोगे। ठीक है, तो अब हम ये ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चंस लगा चुके हैं, और आज ये बाइनोमियल की लास्ट क्लास थी। नेक्स्ट हम फंक्शन पे काम करेंगे, क्योंकि जो छोटे छोटे, क्योंकि टाइम कम है और हमारे पास जो छोटे छोटे टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनमें से हमें पक्का पता है कि क्वेश्चन बनता है, आना ही है, तो क्यों ना दो तीन क्लासों में अगर हमारा काम होता है, तो आपके पास अगर आप प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे PDF दे दूंगी, वहां से आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो
तो आज की ये इतनी क्लास काफी है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।